नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करने वाले। कुछ मेरे छोटे भाई बहनों ने एक रिक्वेस्ट की थी कि सर केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट मेरे को करवाना है, तो मैं उसी का एक पार्ट ले रहा हूँ। एक संयोजकता ज्ञात करने का एक फॉर्मेशन है। तो अपने कोशिश करते हैं कि किसी वैलेंसी को चेक कैसे किया जाए, कोई भी एलिमेंट है उसकी संयोजकता किस प्रकार से चेक करनी होती है अपने को, और फॉर्मूले से संयोजकता कैसे निकालनी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से संयोजकता कैसे निकालनी है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या से संयोजकता कैसे निकालनी है। तो थोड़ा हल्का फुल्का एक पुट अपने उसके अंदर इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा सा इसको कोई भी बच्चा देखे तो मैं निवेदन करता हूँ कि सीरियसली इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप कंप्लीटली इस वीडियो को पहले बिंदु से लेकर अंतिम पॉइंट तक देखेंगे तो ही आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, वरना आप लोगों के पल्ले भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो बड़ी सामान्य सी बात है वैसे तो, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक, बिना देरी किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने। तो सबसे पहले हमें कुछ एलिमेंट्स यानी कि तत्व जो होते हैं उनको क्रम से लिखना आना ज़रूरी है। ठीक, सबसे पहले क्रम अपने को मैनेज करना पड़ेगा। तो क्रम और फिर उसके अंदर के अलग एलिमेंट्स के बारे में अपने बात करेंगे। सबसे पहले अपने को याद रखना है कि किसी तत्व का जो क्रम होता है यानी कि क्रमांक जो होता है, क्रमांक को अपने शो करते हैं जेड से। ठीक है, क्रमांक जो होता है वो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जो होती है उसके बराबर रहता है। यानी जेड किसके बराबर होता है? पी अर्थात प्रोटॉन के बराबर होता है। लेसन लर्न करना एकदम सिंपल बात है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक हुआ करता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद में कोई भी एलिमेंट है अगर वो न्यूट्रल है, उदासीन है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही किसकी संख्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। माने प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। मतलब कोई भी एलिमेंट, उसका क्रमांक, उसके प्रोटॉन, उसके इलेक्ट्रॉन सब एक ही चीज़ होती है। अगर मैं कहूँ किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 1 होगी। ठीक, सामान्य बात एकदम। तो सबसे पहले अपने को एक सामान्य सी परिचर्चा करनी है। क्या परिचर्चा करनी है? देखिए, क्रम याद रखना है, क्रम संख्या। ठीक है ना। जैसे क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। शुरुआत में आपसे पहले 10 से कर रहा हूँ। ठीक है ना। हमें याद रखना है कि इस क्रम संख्या में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे। ठीक है ना। तो H4 हाइड्रोजन, मुझे उम्मीद है कि आपको H4 हाइड्रोजन तो पता ही होगा, है ना, क्योंकि H4 हाइड्रोजन के अलावा तो क्या चीज़ दिमाग में आएगी अपने ना। तो H4 हाइड्रोजन ये इनके प्रतीक हैं। He4 हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये 10 तत्व मैंने शुरुआत की है आपसे, ये आपको क्रम से याद होने चाहिए। जैसे 1 नंबर पे कौन है? हाइड्रोजन। 2 नंबर पे कौन है? हीलियम, है ना। 3 नंबर पे कौन है? लिथियम। 4 बेरिलियम, 5 बोरोन, 6 कार्बन, 7 नंबर पे नाइट्रोजन, 8 नंबर पे ऑक्सीजन, 9 नंबर पे फ्लोरीन, 10 नंबर पे नियोन। मतलब हमें क्रम पता चल रहा है, इसमें क्रम से संबंधित कोई इशू अपना नहीं है। अब एक चीज़ देखिए, हमें यह भी कन्फर्म है कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी, है ना। तो अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, प्रोटॉन भी कितना है? 1, है ना। तो इसी प्रकार से हीलियम में 2 प्रोटॉन, लिथियम में 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, बेरिलियम में 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर कोई पूछे ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7, कार्बन में होते हैं 6, बोरोन में होते हैं 5, बेरिलियम में 4, लिथियम में 3, हीलियम में 2, हाइड्रोजन में 1, नियोन में 10, फ्लोरीन में 9। सिंपल बात है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। मतलब जो क्रम है वही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, कोई किंतु परंतु कोई दिक्कत, सामान्य बात है एकदम, है ना। अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई डाउट आपको लगे, कोई रिपीटेशन आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं एक नया वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी टॉपिक करवा रहा हूँ थोड़ा सीरियसली समझें, क्योंकि मेरे को कई बच्चों ने कमेंट भी किया, कईयों ने व्हाट्सएप भी किया कि सर एक केमिस्ट्री का ये थोड़ा सा एक टॉपिक है, इसको ज़रूर थोड़ा सा हमें समझाया जाए, क्योंकि बच्चों को फॉर्मूले तक बनाने नहीं आते, वैलेंसी निकालनी नहीं आती। किसी फॉर्मूले के अंदर अपने किसी एलिमेंट की वैलेंसी पूछ लें, वो ज्ञात करनी नहीं आती, तो हम आराम से इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर आपने, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, शुरू से लास्ट तक देखा तो मुझे लगता है कि आपका बेसिक बहुत अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं।
अब हमें ध्यान रखना है कि कक्षाएं जो होती है ना, कक्षाएं, ठीक, सेल्स, अब उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु के चारों ओर उसकी कक्षाएं हुआ करती हैं, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि कोई परमाणु है, परमाणु के बीचों बीच होता है उसका नाभिक, नाभिक के चारों तरफ उसकी होती है कक्षाएं। इन कक्षाओं को क्रम के हिसाब से देखें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और उनको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से शो किया जाता है। जैसे पहली कक्षा K, दूसरी L, तीसरी M, चौथी कक्षा होगी तो N। इस प्रकार से कक्षाओं का क्रम देखा जाता है। अब याद रखना है कि कक्षा कौन कौन सी है, तो हमें साफ रूप से पता चल रहा है एक कौन सी कक्षा है, K, फिर L, फिर M, फिर N, ठीक है, साधारण बात है ना। अब इसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, संयोजकता की बात कर रहे हैं, माने वैलेंसी। वैलेंसी की एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ, वो क्या है वो तुम थोड़ा समझ लेना। वैलेंसी की सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर कोई एलिमेंट, कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करता है, वही उस तत्व की क्या होती है, संयोजकता होती है। हालांकि संयोजकता की परिभाषाएं बहुत हैं, लेकिन एक बेसिक डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो आप ये समझिए, किसी तत्व के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है वो उसकी संयोजकता होती है। कोई तत्व अपने बाहरी कोश में अष्टक विन्यास पूर्ण करने हेतु जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग और ग्रहण करता है वो उसकी संयोजकता होती है। कोई तत्व अपने बाहरी कोश में या अपने आप को अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने हेतु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करता है उसकी संयोजकता होती है, ठीक है ना। मतलब संयोजकता की कई सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, मैं और भी डेफिनेशंस आपकी उसकी दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि सामान्य संयोजकता जो है उसका निराकरण आपने कैसे करना है। जो यहाँ तक की बात है, बस यहाँ तक की वाली बात जो है उसको थोड़ा फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ एक रूल मैं लागू करूँगा, बाकी अपने आगे बहुत सारे इसके अकॉर्डिंग रूल बनाते जाएंगे। पहला रूल क्या है आप समझ लीजिए, बाह्य कोश में अष्टक विन्यास। अष्टक विन्यास का मतलब ये है कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। बाह्य कोश में अष्टक विन्यास प्राप्त करने हेतु, अष्टक विन्यास प्राप्त करने हेतु त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। मतलब अगर कोई पूछे संयोजकता क्या है तो हम आराम से बता सकते हैं कि किसी कोश में, किसी परमाणु के बाह्य कोश में अष्टक विन्यास मतलब 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने हेतु त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। सामान्य बात एकदम। अब एक बात और समझ लीजिएगा, हम जानते हैं कि जो उदासीन परमाणु होता है, ठीक, न्यूट्रल जो एटम होता है, उदासीन परमाणु होता है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। साधारण बात है, दोनों की संख्या क्या रहती है, बराबर रहती है। मतलब जितने प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने प्लस उतना ही माइनस। अब ये बात तो हर कोई जानता है कि प्रोटॉन का आवेश जो है वो प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो माइनस होता है, ठीक है ना। ये तो हमें अंडरस्टूड बात है। मेन बात यह है कि उदासीन परमाणु में प्लस प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की संख्या आपस में क्या रहती है, बराबर अर्थात इक्वल रहती है। साधारण बात है। कहने का मतलब है कि जितने प्लस होंगे उनके सामने उतने ही क्या होंगे, माइनस होंगे, ठीक। जैसे मैंने ये उदासीन परमाणु बना लिया, मानो 5 प्लस 5 माइनस इज इक्वल, इट इज़ एन न्यूट्रल एटम। ये एक उदासीन परमाणु है, बड़ी साधारण बात है। अब आगे बात करते हैं, देखिए कक्षा K, L, M, N और इसकी वैलेंसी चेक करनी है। पहले जो एलिमेंट्स हैं जैसे अपने हाइड्रोजन है, हीलियम है। अब हीलियम जो है उसका और हाइड्रोजन का क्या सिस्टम है वो थोड़ा समझ लेते हैं। अब तत्व आ गया सबसे पहले हाइड्रोजन। पहले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, ठीक है। पहले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है तो 1 है, ठीक है जी। अब उसके बाद में कौन है, हीलियम। हीलियम के पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, ठीक है ना। हीलियम एक अक्रिय गैस है और हम जब फॉर्मूला चेक करते हैं किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का,
तो पहले कोष के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला जो मैनेज होता है वो होता है 2n²। बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, 7वीं 8वीं क्लास में अपने को मिलता है। तो पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन बनाए रखने के लिए अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को त्याग भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो K कोष भी हट जाएगा और हाइड्रोजन का केवल नाभिक बचेगा। ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ। पहले कोष में K इलेक्ट्रॉन है, L कोष, M कोष और N कोष नाम के कोष हाइड्रोजन में उपस्थित ही नहीं होते। हाइड्रोजन में केवल एक कोष होता है और उस कोष का नाम क्या है, K कोष है। अब समझिए आगे, मतलब हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना है, 1, इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इस इलेक्ट्रॉन का कई बार त्याग कर देता है। जब ये त्याग करेगा, मान लो अब देखो ये त्याग हो गया ना, तो केवल कौन बचा, प्लस। ध्यान रखना है जितने प्लस बच जाएं उसी प्लस की संख्या को आप क्या करेंगे, संयोजकता बना देंगे। ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, संयोजकता क्या है, +1 है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। ठीक है ना। जैसे ये न्यूट्रल था, 1 इलेक्ट्रॉन सपोज को ग्रहण कर लिया। ठीक है ना। इस कंडीशन में +1 है, माइनस कितने, 2, कितने माइनस ज़्यादा, 1 माइनस, संयोजकता -1 भी हो सकती है। हाइड्रोजन +1 -1 दोनों संयोजकताओं को शो करने वाला एक एटम होता है। अब आगे बात करते हैं। 2 नंबर पे है अपने पास हीलियम। हीलियम के पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। होने कितने चाहिए, 2। तो इसका मतलब L, M, N का अस्तित्व ही नहीं, और पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों के दोनों हैं। नए इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, नए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, वैलेंसी क्या रहेगी, 0। और हीलियम एक अक्रिय गैस तत्व माना जाता है। ठीक है जी। अब आते हैं अपने लिथियम पर। लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3। पहले कोष में कितने हैं, 2 होते ही ये कंप्लीट फिल हो गया। अब दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये मान लीजिए लिथियम है ना। लिथियम में नाभिक में +3 है, इसकी पहली कक्षा में माइनस कितने हैं, 2 है। इसकी दूसरी कक्षा में माइनस कितना है, 1 है। क्लियर है भाई, यानी ये कंडीशन है। ठीक है ना, +3 -3 बराबर। अब क्या है, यहाँ होने कितने चाहिए, 8। मैंने परिभाषा लिखी है, बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। तो अब इस कंडीशन में क्या करेगा ये, 7 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत है। अगर अष्टक विन्यास बनाए तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब अगर कंडीशन सपोज करो ऐसे इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है, देखो 4, 5, 6, 7, 8, मान लीजिए ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखोगे ना तो इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे 10। प्रोटॉन कितने होंगे, सिर्फ 3 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जब ज़्यादा हो जाएगी तो परमाणु के बाह्य कोष में समान आवेश इतना अधिक हो जाएगा कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, रिपल्स करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इसके बाहरी कक्षा जो है वो क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। जब बाहरी कक्षा विकृत हो जाएगी तो परमाणु का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस कंडीशन में ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम नहीं करता। लिथियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता, बल्कि ये कंडीशन जिसकी 1 इलेक्ट्रॉन था, देखो 3 है ना, पहले में 2, दूसरे में 1, पहले में 2, दूसरे में 1। अब ये क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। जैसे इस इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये कक्षा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये कक्षा का अस्तित्व खत्म होते ही हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, कक्षा का अस्तित्व खत्म होते ही यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा इसमें, तो पहले कोष में कितने बचेंगे, 2। किसके समान इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है, हीलियम के समान। हीलियम अपने आप में प्रकृति में स्थायी तत्व है, तो लिथियम भी हीलियम के समान इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करके एक स्थायी तत्व बन जाता है। कब, जब इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करते ही माइनस कितने हैं, 2, प्लस कितने हैं, 3। देखो +3 -2, इस कंडीशन में प्लस कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, अर्थात वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। और लिथियम जो होता है उसमें K कोष होता है, L कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, M और N कोष में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अर्थात M और N कोष का अस्तित्व ही नहीं है। इस कंडीशन में जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो L कोष भी यहाँ से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात इसके
आयनिक स्वरूप में केवल K कोश का ही अस्तित्व देखा जाता है। अब आगे वाली प्रैक्टिस अगर करें तो हम आराम से इसको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे बेरिलियम, अब देखो 2 2। अब सामान्य बात है कि 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से अपने परमाणु संरचना को विकृत करने से अच्छा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग करे। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जैसे सपोज करो कि कंडीशन प्लस की कितनी है 4, -2 और बाहरी कोश में भी -2, ठीक है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, त्याग करते ही कंडीशन क्या बनेगी, जैसे देखो ये कंडीशन थी, 2 का त्याग करते ही प्लस का कितना चार्ज ज़्यादा हो जाएगा 2, वैलेंसी क्या हो जाएगी +2। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उतने ही प्लस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे बोरोन है, पहले कोश में 2, दूसरे में 3, तीनों इलेक्ट्रॉन का त्याग, संयोजकता क्या आ जाएगी +3। पहले कोश में 2, दूसरे में 4, कार्बन की बात हो रही है ना। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए था 8, न त्याग करेगा न ग्रहण करेगा, अपने अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजक बंध बनाकर, यानी कि पार्टनरशिप करके, सामान्य शब्दों में बताऊं तो पार्टनरशिप करके किसी से भी जुड़कर नए फॉर्मूले बनाएगा। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी है 4, न प्लस न माइनस। इसका मतलब आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, दूसरे में 5। अब 5 है, 5 का त्याग करना तो ठीक नहीं है, तो ये 3 को ग्रहण करेगा। 3 को ग्रहण करते ही माइनस के 3 ज़्यादा हो जाएंगे, वैलेंसी आ जाएगी -3। ऑक्सीजन की बात करोगे 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, संयोजकता क्या हो जाएगी -2। ऐसे प्रकार से फ्लोरीन 2 7, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, संयोजकता क्या आ जाएगी -1। इसी प्रकार से नियोन 2 8, संयोजकता क्या आ जाएगी 0, क्योंकि बाह्य कोश में 8 होनी चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आपको 10 तक तत्वों का जो वैलेंसी निकालने का स्ट्रक्चर है वो भली भांति तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें इस जगह पर यह ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, 10 एलिमेंट है, इनकी वैलेंसी का संबंध थोड़ा चेक कीजिए। देखिए प्लस माइनस, ये तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो अपने आप में विलक्षण है ही, फिर हीलियम 0। अब देखो लिथियम +1 सॉरी, और बेरिलियम अपना आ गया +2, बोरोन +3, कार्बन 4, नाइट्रोजन -3, -2, -1, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियोन 0। कहने का मतलब +1 +2 +3 4, -3 -2 -1 0। अब 11 नंबर पे क्या आएगा, +1 +2 +3 4, फिर -3 -2 -1 0। ये रिलेशन रहेगा 20 तत्वों तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, या 20 तक तत्वों का संयोजकता अगर निकालनी हो तो इस अष्टक नियम को लागू करके हम आसानी पूर्वक 20 तत्वों तक की संयोजकता को इजीली मैनेज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको शायद ही कोई समस्या आई होगी। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मेरे को राय देंगे। अगर नहीं है तो ये कुछ तत्वों तक की संयोजकताएँ, यानी कि 10 तक तत्वों की संयोजकताएँ जो मैंने आपको निकालने का फॉर्मेशन बताया है। उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट जो है यहाँ तक का समझ में आया होगा। अब अगर इन तत्वों की संयोजकता को आगे बढ़ने का काम करें, सपोज करो हमारे दिमाग में है सर 20 तक तो तत्वों की संयोजकता निकाल ही लेते हैं, तो आगामी सिर्फ 3 मिनट में हम 20 तक तत्वों की संयोजकता को मैनेज कर सकते हैं। फॉर्मेशन यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। अब उस तरीके को कंप्लीट करने का अपने प्रयास करते हैं, देखते हैं इसको कैसे मैनेज करेंगे और इसको फिर अपने कवर करके फिर आगे चर्चा करेंगे। चलिए भाई, इसको इरेज करके और इसकी वैलेंसी निकालते हैं। अपने आप अपने को पता चलेगा कि वैलेंसी सेम टू सेम रिपीट होगी, ठीक है ना। अब देखिए 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अपने को 20 तक तत्वों की संयोजकता निकालनी है। अब क्या आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है ना। ये 20 तक तत्व मैंने लिख दी है। अब हमें ये भी पता चल गया कि जो क्रम है वही इलेक्ट्रॉन है। जैसे सोडियम का 11 नंबर है तो 11 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस में P से 15 इलेक्ट्रॉन, सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन,
और पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन। मतलब हम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को मैनेज कर सकते हैं। अब बात आगे की अपने को समझनी है, कैसे कि कोई भी कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्था कैसे तय करनी है। देखिए ज़रा, तो पोटेशियम सॉरी माई मिस्टेक, के कोष, एल कोष, एम कोष और एन कोष, ठीक है ना। देखना, पहले कोष में हमने पढ़ा 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे में कितने होने चाहिए 8, टोटल 10 है, पहले में 2 दूसरे में 8 यानी 10 बचा 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा एम में। मैंने कहा था कि अष्टक विन्यास प्राप्त करने हेतु त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही उस तत्व की सूचकता कहते हैं। अब इसमें ज़रूरत कितने की है 7 की, है कितना 1, 7 ग्रहण करने से अच्छा है 1 का त्याग करें। जब 1 का त्याग करेगा तो वैलेंसी क्या आ जाएगी +1। अब ये देखो, ये वैलेंसी +1 आ जाएगी, -1 नहीं होगा, ये रहेगा +1। सोडियम की वैलेंसी क्या रहती है, तो याद रखें सोडियम की वैलेंसी रहती है +1 बराबर। और पोटेशियम के कोष का अस्तित्व है, एल का अस्तित्व है, एम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग होते ही एम और एन दोनों कोष का अस्तित्व नहीं रहता, या आगे वाले और भी कोष आएंगे अगर एम एन ओ पी क्यू ऐसे कोष रहते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, केवल के और एल कोष का ही अस्तित्व देखने को मिलता है। अब मैग्नीशियम की बात करेंगे तो फिर 2, 8 और 2, हमें पता है 6 की जरूरत, 2 का त्याग, 2 का त्याग मतलब वैलेंसी +2। जितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज त्यागा जाएगा उतना ही प्रोटॉन यानी कि प्लस ज़्यादा होगा, जितना प्रोटॉन ज़्यादा जितना प्लस ज़्यादा वही वैलेंसी। अब देखो एल्यूमिनियम 2, 8, 3 का त्याग करो, 3 प्रोटॉन ज़्यादा, 3 प्लस ज़्यादा, +3 चार्ज, +3 सूचकता। ठीक इसी प्रकार से अगर आप सिलिकॉन की निकालेंगे तो सिलिकॉन और कार्बन दोनों की वैलेंसी एक जैसी निकलेगी, मतलब 2, 8, 4, न त्याग न ग्रहण, सिलिकॉन चतुस्योजी हो जाएगा। अब अगर 15 नंबर फास्फोरस है, इसका करेंगे तो 2, 8, 5, ठीक है जी, 5 है, 3 ग्रहण करेगा, वैलेंसी क्या आ जाएगी -3। अब आगे का काम आपने करना है, जैसे सल्फर है 2, 8, 6, 2, 8, 10 और 6, 16 और एन को सही नहीं। अब यहाँ क्या करेगा, 6 का त्याग करेगा, 2 को ग्रहण करेगा, क्या करेगा, वैलेंसी यहाँ लिख देनी है आपने, सूचकता आपने मैनेज करनी है, इसको निकाल के देखना है। क्लोरीन 2, 8, 7, वैलेंसी निकाल के देखना है, ठीक है ना। वैलेंसी मैं आपके लिए खाली छोड़ रहा हूँ, ये आपका काम है, आप यहाँ पर वैलेंसी मैनेज करेंगे इधर, ठीक है ना। अब आर्गन है 2, 8, 8, वैलेंसी आप खुद मैनेज करेंगे। पोटेशियम है 2, 8, 8, 1, अब देखो 19, 2, 8, 10, 10, 8, 18, 1, 19, वैलेंसी क्या होगी यहाँ आपने चेक करना है। अब आएगा कैल्शियम, कैल्शियम में क्या करेंगे 2, 8, 8 और 2 का त्याग करेगा, वैलेंसी क्या होगी आपने चेक करके मेरे को इसका आंसर देना है, या एक का मैं बताऊं तो मैं इसका चेक करके बता देता हूं कि 2 का त्याग करेगा तो +2 चार्ज ज़्यादा होगा, +2 चार्ज ज़्यादा होगा तो वैलेंसी क्या आ जाएगी +2 आ जाएगी। मुझे लगता है कि जितना मैंने आपको वैलेंसी का 20 तक तत्वों की वैलेंसी ज्ञात करने का जो फॉर्मेशन बताया, उम्मीद है आपको ये सारा मैटर समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित कोई डाउट हो उस डेफिनेशन को थोड़ा याद रखें, बाकी परिभाषाएं मैं आपको कल वाली क्लास शायद मैं कोशिश करूंगा कि संयोजकता पर एक और वीडियो बनाऊं, उसमें मैं इसके और भी कई सारे संयोजकता निकालने के कई तरीके हैं, हम उनको भी मैनेज करेंगे। और ये वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा, उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा गणित का जो छोटा मोटा सिस्टम है आपको समझ में आ गया होगा। कठिनाई स्तर इस टॉपिक का जो मैंने आपको करवाया है, इस टॉपिक का कठिनाई स्तर है मात्र ही 7वीं क्लास। ये ओनली 7th क्लास से मतलब संबंध रखने वाला टॉपिक है, और मेरा भरपूर प्रयास रहा है कि मैं इस टॉपिक से संबंधित आपको कुछ जानकारी दे सकूं। हालांकि बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, ये कोई हाई लेवल का पॉइंट नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को लगे इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर उनके आंसर दूंगा। बाकी कठिनाई स्तर इस टॉपिक का मैं आपको बता दूं मात्र ही 7th क्लास का मैटर है, ओनली 7th क्लास। 7th क्लास से ऊपर की कोई बात इसमें मैंने शामिल अभी तक नहीं की है। तो अगर आपको 7वीं क्लास के टॉपिक में इस तरीके से थोड़ी बहुत जानकारी मिली तो मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट अच्छा लगा होगा। और अगर फिर भी कोई इशू रहे तो आप, जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया, मेरे को ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि अच्छी लर्निंग बच्चों तक पहुंच सके,
क्योंकि मैंने अच्छा प्रयास किया है समझाने का भी और आपको ये पुट देने का भी। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, देखें, पूरा देखें तो ही समझ में आएगा। अगर स्किप कर करके आगे करके देखेंगे तो भाई कुछ क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक था। कल अगर मैं इसमें थोड़ा प्लस ऐड करूँगा तो उसको देखने के लिए आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा, संयम भी रखना पड़ेगा और साथ में उसी अनुसार से मेहनत भी करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।